नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसमें आज 7 मई और 8 मई को हम लोग यहां पर कवर करेंगे और भी जो आपके पेंडिंग आर्टिकल्स हैं उनको भी यहां पर कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट से, लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसी के साथ जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी ज्वाइन कर लें और साथ बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यही तो मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए। तो आइए देखेंगे कि आज किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो कुछ पहले के भी आर्टिकल्स हैं उनको भी देखेंगे और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। सबसे पहले जेंडर डिवाइड की बात करेंगे हम, है ना, कि इसका कैसे जो है डिफरेंट एस्पेक्ट में जो है इसका इंपैक्ट पड़ता है। जैसे जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है या इकोनॉमिक रिलायंस है, इन सब चीजों को लेके ये आपका टॉपिक रखा गया है। जीएस पेपर 1 का टॉपिक है आपका। सोशल इश्यूज में रख सकते हैं आप इसको। उसके बाद क्वाड और यूक्रेनियन क्राइसिस की बात की गई है, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। जम्मू और कश्मीर में जो आपका डीलिमिटेशन की बात थी उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई, आर्टिकल 82 आपने देखा होगा। उसके बाद जो मेंथॉल सिगरेट्स है उसके संदर्भ में चर्चा की गई है कि भैया यूएस में जो है बहुत सारे लोगों को जो है एडिक्शन मेंथॉल सिगरेट का है, वो भी जो आपकी यंग जनरेशन है उसके अंतर्गत, तो वहां पर जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो उसको कंपेयर करके बताया कि भारत में क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये नॉर्मल सा टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग। हेल्थ से रिलेटेड है, पेपर 2 में रख सकते हैं। एनएफएचएस 5 ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th नंबर का, इसका डेटा हम आंसर में यूज करते हैं। डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। उसके बाद गवर्नर का टॉपिक है, बिल्कुल कोर टॉपिक है आपका। उसके बाद इंडिया डेनमार्क रिलेशन है आपका, जीएस पेपर 2 का। उसके बाद सागरमाला की बात की गई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं इसमें, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। उसके बाद एक इंडेक्स है यहाँ पर, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स की बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये सूचकांक है, तो वैसे भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद ए टैक्स की बात करेंगे, एडवांस्ड टोड जो आपकी आर्टिलरी गन सिस्टम है। तो पहली बार ऐसी इस टाइप की कोई ऐसा जो है आर्टिलरी गन सिस्टम बनाया जा रहा है जो इंडिजिनियसली मतलब स्वदेशी आयाम पर विनिर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आइए अब डिटेल में देखेंगे सबसे पहले टॉपिक को। तो जेंडर डिवाइड की बात किया गया है, तो सीधा बोला गया है कि जो साउथ एशिया वाला पार्ट है आपका, दक्षिण एशिया, वहां पर अभी भी जो है परसिस्ट कर रहा है जेंडर डिवाइड, लैंगिक विभाजन जो है अभी भी विद्यमान है। अब यहां पर जो साउथ एशिया के जो आपके चीफ जो अर्थशास्त्री कार्यालय है, मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिस रिपोर्ट जो है उसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसके द्वारा ये पॉइंट्स रखे गए है ना। तो ये याद नहीं रखना किसने, लेकिन ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की ही आपकी एक क्या है, ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसकी ही फाइंडिंग है। तो ये बताया जा रहा है कि बहुत सालों से आप देखेंगे, बहुत दशकों से देखेंगे तो लगातार जो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है ना, एजुकेशन भी बढ़ता जा रहा है, वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास बढ़ रहा है, शिक्षा का आयाम बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फर्टिलिटी है वो भी डिक्लाइन हुई है, लेकिन साउथ एशिया में अभी भी फीमेल्स को, महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में बहुत सारे हर्टल्स का जो है वहां पर सामना करना पड़ रहा है। मतलब अभी भी वो वहां पर डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत आती है, मतलब वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है ना। पहला है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हम ऐसे लिख रहे हो या आंसर राइटिंग कर रहे हो, है ना, हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एफएलएफपी की बात करेंगे, एफएलएफपी जो लिखा है, फीमेल
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और फीमेल लगा दिया है ना प्रीफिक्स में। तो यहां पर बताया जा रहा है ये जो रेट है साउथ एशिया में वो आपका क्या है, पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और 2019 के डेटा को भी लिया इन्होंने कि लगभग जो है अन्य क्षेत्रों में 50 से 60% जो है वो क्या था, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेकिन वहीं पर जो अगर बात करें साउथ एशिया की तो वहां के लिए परसेंटेज केवल 23.6 था। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है स्थिति खराब है यहाँ पर। एजुकेशन जो है वो मुख्य संकेतक है आपका किसका, FLFP के निर्धारक के रूप में वो आपका देखा जाता है। लेकिन वो आपका वो भी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या उससे सुसंगत नहीं है या उससे संपृक्त नहीं है ना, वो उसकी व्याख्या उचित रूप से नहीं कर पा रहा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो साउथ एशिया में जो आपकी माध्यमिक स्तर का जो आपका शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसमें महिलाओं की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब सकल नामांकन दर बढ़ रही है। लेकिन अभी भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अपेक्षित स्तर तक नहीं देखा जा रहा है ना। और जबकि आप देखेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो का जो आपका एस्पेक्ट है वहां पर जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लगभग जो है उसके तरफ है या उसके करीब है ना, लगभग में वहां पर देखा जा सकता है कि इस तरीके का विकास जो है इस रीजन में भी किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस सुधार से भी, एजुकेशन से भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कोई विशेष फर्क नहीं हुआ है ना, विशेष जो है वहां पर फर्क नहीं देखा गया है पॉजिटिव इंपैक्ट में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट को देखा जाए साउथ एशियन कंट्रीज में तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कुछ जगह जो है इसमें जो है वृद्धि भी हुई है। जैसे दक्षिण एशिया में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आप छोड़ दें तो सभी देशों में प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ये भी हो गया भैया कि जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी अगर कम हो गया तो भी वहां पर जो है फीमेल्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो नहीं बढ़ रहा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो ये पेपर है उसमें ये भी कंक्लूड किया गया है कि अभी भी जो महिलाओं की खराब स्थिति है आर्थिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो आयाम या जो कारक माना जा रहा है वो सोशल एक तो नॉर्म्स हो गए, उसके बाद जो लैंगिक संदर्भ में जो उनकी रिएक्शन है या उनका रवैया है या जो आप बोल सकते हैं कि दृष्टिकोण है, ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज है इनकी खराब स्थिति की, है ना। किस संदर्भ में खराब स्थिति, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की खराब क्या है, सहभागिता समझ लीजिए या भागीदारी से रिलेटेड है। क्वाड और यूक्रेनियन क्राइसिस की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इंडिया जो है यूएस के साथ जो है, आप देखिए यूक्रेन संकट पर भारत के साथ अभी भी बातचीत जारी है यूएस की, ये नॉर्मल सी चीज है ना। यूएस चाहता है कि हम यूएसएसआर जो पहले था, जो अब रशिया है, तो उससे हम ऑयल ना ले, उससे हम हथियार ना ले। क्यों ना ले, ये नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है। आपने ऐसा कर दिया, अगर उसके साथ आपकी प्रॉब्लम हो गई तो आप कैसे अपनी तरफ चीजों को खींच सकते हो। और चाहे आप 71 का वॉर देख लीजिए, मतलब यूएस ने जो है बोल्डली इंडिया को सपोर्ट किया भी नहीं है वैसे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहिए। मतलब इस चीज को ऐसा समझिएगा कि ये सारी चीजें जो फॉरेन पॉलिसी होती है राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है चीज है, उसके बाद सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी क्वाड जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके संदर्भ में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए आप लोगों को पता होगा कि इस इनिशिएटिव की जो भी प्रगति हुई है अभी तक, तो उसके रिव्यू करने के लिए अभी, और उसके साथ ही जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें अपना कमिटमेंट शो करने के लिए, प्रतिबद्धता की पुष्टि को जो है वहां पर दिखाने के लिए जो है, और यूक्रेनी संकट पर भी चर्चा करने के लिए जो क्वाड के लीडर्स है, क्वाड में कौन कौन है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है ना, और इंडिया भी है। तो उसकी एक आभासी बैठक जो हुई उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इसके मीटिंग्स के क्या आपके आउटकम्स है वो देखना है। तो सबसे पहली चीज निष्कर्ष के रूप में कि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया है उसका जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, ठीक है ना। उसके साथ ही जो रेफरेंस है वहां पर जो अभी समकालीन संदर्भों में आप संकट देख रहे हैं, यूक्रेनियन जो आपका क्राइसिस है उसके संदर्भ में। अब यहाँ पर यूएस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिसाइज किया भैया रशिया को, लेकिन भारत जो है इन मुद्दों से बच रहा है। रूस की निंदा करने वाले जो भी संयुक्त राष्ट्र के कोई भी प्रस्ताव है उससे भारत ने अभी भी वहां पर भारत न्यूट्रल है। तो ठीक है भैया, हम न्यूट्रल है, हमारा स्टेक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारत के इस फैसले से ये बोला जा रहा है कि भारत का अगर ऐसा डिसीजन रहा तो आगे चल के जो है क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसमें भी जो है दरार पैदा हो जाएगी,
है ना, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वाड जो है एक ऐसा समझिए, ये जो मैं बार बार बोलता हूँ शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर को, क्या बैलेंस ऑफ पावर को जो है वहां पर रियलिस्टिक मैनर में जो है इंप्लीमेंट करना। तो कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में आप देखेंगे तो जो चाइना है उसका एग्रेसिव राइज देखा जा रहा है, क्योंकि वो ड्रैगन है ना, तो उसको रोकने के लिए उस एरिया में, है ना, उसको काउंटर करने के लिए उस तरीके का एक जो है यहाँ पर यूएस ने, इंडिया ने, चाइना ने, जो अब चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस, इंडिया और आपका क्या हो गया, जापान हो गया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो है आपके एक तरफ हो गए, ठीक है। और उधर जो आपकी सोशलिस्ट कंट्री जिसमें आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो इसमें नहीं होगा, है ना। तो ऐसा जो है एक ग्रुप बनाया गया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को, स्थिरता को इंश्योर किया जा सके, और रीजनल जो भी डायनामिक्स हैं उनको जो है क्या किया जाए, जो भी वहां पर इश्यूज जो है इवॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कई जो एस्पेक्ट है वहां पर कॉपरेशन जो है देखा जाता है इसके अंतर्गत। तो जैसे कोई भी इशू हो जो रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी के, टेक्नोलॉजी के, साइबर डोमेन हो गया, ग्लोबल कॉमन गुड्स जैसे कि वैक्सीन के अंतर्गत पार्टनरशिप करना, है ना। तो ये सब जो है क्वाड के फंक्शन को भी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना रहा है ना। तो उसके विस्तार को भी सुनिश्चित करता है ये कि भैया इस तरीके से जो है, जो इतना विस्तृत रूप से जो है ये आपका कार्यरत है इस क्षेत्र में, है ना, तो वो अपनी प्रासंगिकता खुद ही जो है यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद आप देखेंगे सिक्योरिटी के डोमेन में, तो भैया यहाँ पर जो है सारे के सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को जो है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और वैसे भी मालाबार जो है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बायलैटरल जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर किया जाएगा एक दूसरे देशों के साथ, जो भी आपके सदस्य राष्ट्र हैं। इसके बाद ये जो है एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेंबर जो भी इनकी कंट्रीज हैं उनको अपनी स्ट्रेटजीज को अलाइन करना कि कैसे जो है इस रीजन में इंक्लूसिव, ओपन और स्टेबल ग्रोथ को जो है इंश्योर किया जा सके, है ना। उसके लिए जो है कि क्या है, एक फॉर्मल अलायंस के रूप में हमको दिखाई देता है। अब यूक्रेनियन संकट और क्वाड की बात करें तो यहाँ पर कई सारे डाइवर्जेंट व्यूज हैं, है ना। उसके बावजूद भी देखेंगे मतलब कई सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विचारों में मतभेद है, ठीक है ना, विचारों में भिन्नता है ऐसा बोलिए, ठीक है। तो क्वाड ने उसके बाद भी बैठक की और उसमें जो भी यूक्रेन का क्राइसिस है ना, उस पर चर्चा की, जिससे ये समझ में आता है कि भैया एक संयुक्त वक्तव्य भी जो है इन्होंने जारी किया किसके संदर्भ में, यूक्रेनियन क्राइसिस के। तो उससे ये पता चलता है कि भले ही विचारों में भिन्नता हो, लेकिन जो इसका महत्व है इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ग्रुप का, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है इसमें कोई प्रत्यक्ष असर तो दिखाई दे नहीं रहा यूक्रेन संकट का, है ना, ठीक है। और ये जो है आपका वैसे भी जो मैंडेट है क्वाड का उसके बाहर हो गया फिर इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वाड सदस्यों का जो ज्वाइंट आपका स्टेटमेंट आया तो उससे सीधे ये पता चलता है कि ये जो एक दूसरे के साथ सहभागिता के साथ चलेंगे और एक दूसरे के प्रति इनकी जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता उसको भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजनल आपके इश्यूज है ना, उसको एक्स्ट्रा रीजन मतलब जो एक्स्ट्रा या मिक्स रीजनल जो आपके इश्यूज हैं, है ना, उनके साथ जो एक्स्ट्रा रीजनल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको मिक्स नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये कि ये अपने उद्देश्य को लेके बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये भी समझा जा रहा है कि अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है तो उसमें जो है क्वाड सदस्यों के बीच कितनी ज्यादा विवेकपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण जो है आपके संबंध है, वो भी इस चीज को शो करता है कि देखिए यहाँ पे लोग जो है रैशनल है और वो इसीलिए बनाए हैं कि भैया संस्था को, ताकि जो है कॉपरेशन से इस क्षेत्र में जो है शांति और स्थिरता को बनाए रखे। इसके बाद सीधी बात है कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना है, तो हमको एडवांस फ्रीडम को जो है वहां पर इंश्योर करना है, ओपननेस को लाना है, ऑटोनॉमी को इंश्योर करना है। उसके द्वारा होगा क्या कि जो भी आपका वहां पर जो एक अपेक्षित विकास है, जो सुरक्षा के आयाम है, उन सबको जो है वहां पर इंश्योर किया जा सकेगा, ठीक है। और इससे ये लगता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा जो है असंभव लग रहा है कि क्वाड के कामकाज पर जो है यूक्रेनियन संकट का कोई फर्क भी पड़ेगा, है ना, कोई अनजान प्रभाव पड़ेगा, तो उसको सीधे सीधा ये डिनाई कर रहे हैं। इसके बाद यूएस ने डिसाइड किया कि भैया बहुत सारे सैंक्शंस जो है इंडिया पे भी लगा देंगे अगर इंडिया ने जो है डिफेंस टाइज की किसके साथ, रशिया के साथ, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो इससे भी बोल रहे हैं कि क्वाड की फंक्शनिंग में जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद ये जो इंडिया है, इंडिया को यहाँ पर डिसीजंस लेना चाहिए, बार बार वो बात आ जाएगी कि नेशनल इंटरेस्ट पे ही सोलली बेस्ड होके जो है उनको वहां पर डिसीजन लेना चाहिए,
ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत की स्थिति को अलग लेके चलिए, आप क्वाड में उसकी जो स्थिति है उसको ओवरलैप क्यों कर रहे हैं आप, है ना। इसके बाद जो बायलैटरल रिलेशन इंडिया और यूएस का, उस पर जो अगर यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है किसी तीसरे देश के कारण, तो ये जो है फ्यूचर में जो हमारे भविष्य में भी जो संबंध होंगे इसके साथ, यूएस के साथ, उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो आपका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, भू रणनीतिक और भू राजनीतिक दोनों स्थिति, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वर्तमान संदर्भों में, समकालीन संदर्भों में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक क्या है, संस्था है, ठीक है ना। तो ये समय की आवश्यकता है इस तरीके के जो ग्रुप्स को बनाया जाना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में परिसीमन से रिलेटेड है, तो वहां पर एक याचिका लगाई गई थी कि भैया यहाँ पर जो आपका परिसीमन आयोग के द्वारा जो नियुक्ति की गई है, परिसीमन आयोग को, उसके द्वारा जो परिसीमन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वहां पर याचिका लगाई गई थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह परिसीमन है क्या, डिलिमिटेशन होता क्या, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिमिट करना। तो आर्टिकल 79 में क्या है कि भैया संसद बनेगी किससे किससे मिलकर, प्रेसिडेंट और आपका लोअर हाउस और अपर हाउस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर हाउस, उसके बाद लोअर हाउस, है ना, ठीक है, जो आपका लोकसभा है। उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, 80 में आ जाएंगे, 81 में आ जाएंगे, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात है। उसके बाद 82 में आ जाएंगे आप, तो वहां पर अब पहले आपने क्या बना दिया, राज्यसभा और लोकसभा बना दिया। तो भैया लोकसभा और राज्यसभा में सीट कितनी होगी, फिर वो सीट में किस प्रपोर्शन में सीट दी जाएगी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी जाती, तो कैसे जो वहां पर है समता को हम सुनिश्चित करेंगे, इन संदर्भों में इसको बनाया जाता है। अब ये जो 2019 का JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके बारे में बता रहे हैं कि जो एक्ट है 2002 का परिसीमन अधिनियम का, उसका जो सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत जो भी परिसीमन आयोग है वो बनाया जाएगा, और उसी के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख के निर्वाचन क्षेत्रों के भी परिसीमन का प्रावधान है। पहली चीज, वैधानिक इसका क्या हो गया, आयाम हो गया। अब ये बताइए कि ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन को जो चेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, तो भैया जो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता अभी जो है वो कौन करे, सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त जस्टिस है आपकी रंजना देसाई, और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा, और जो राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा वो भी इसके सदस्य। अब ये JNK के लिए स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपोज क्यों किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन का, तो पहली चीज की आर्टिकल 370 जो है उसको चैलेंज किया गया है ना, कि किस तरीके से आपने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वहां पर कोई जो है फाइनल जो है वर्डिक्ट नहीं आया, या निर्धारण उसके द्वारा नहीं किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसलिए पहला रीजन बता रहे हैं कि इसको चैलेंज किया जा रहा है, क्यों अपोज किया जा रहा है। दूसरी चीज 2019 का जो आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसी के अंतर्गत जो है परिसीमन आयोग को अधिकार दिया गया है, तो न्यायिक जांच के दायरे में है वो, ठीक है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर अभी डिलीवर करना है, तो वो भी डिलीवर नहीं किया। अब ये रीजन दे रहे हैं हम, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होता है, बाद में जब हम वहां पर कंक्लूड करते हैं तो प्रैग्मेटिक वे में उसको कंक्लूड करते हैं। तो डिलिमिटेशन जो इंडिया का है ये आपका एक एक्ट लाया गया था, ठीक है ना, उसके अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। अब ये एक्ट कौन बनाएगा, तो विधायी का नाम है लेजिस्लेचर, तो कौन भैया, संसद। तो संसद को समय समय पर इस तरीके के जो है आपके परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 82 में, और 170 में स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल को दिया गया है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 170 की प्रत्येक जनगणना के बाद इस तरीके से फिर आप क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में समता स्थापित करेंगे, वहां पर जो है परिसीमन करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे हम, तो इसमें किस तरीके से जो है विधानसभा की सीटों और लोकसभा की सीटों पर जो है समानता का निर्धारण किया जाता है। तो जनसंख्या के प्रपोर्शन पे, जहां पर जितनी जनसंख्या है तो उस हिसाब से वहां पर सीटों का आवंटन किया जाएगा, ताकि वहां पर प्रतिनिधित्व जो हो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, समान प्रतिनिधित्व को वहां पर सुनिश्चित किया जा सके, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो शक्ति दी गई है ना, वो किसके अंतर्गत है, मेन वो हम भारत के लोग, इसलिए लिखा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा गया कि इसमें 84th और 87th अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 2002 का जो ये आपका डिलिमिटेशन एक्ट है उसमें, उसके अंतर्गत फिर 84th 87th अमेंडमेंट किया गया। तो उसके अंतर्गत किया गया, तो 1971 की जो सेंसस है उसके आधार पर लोकसभा के सीटों का आवंटन होगा, ठीक है, और जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें जो विभाजन है वो किसके अंतर्गत होगा, तो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब
यहाँ पर देखिएगा कि आप नॉर्मल भी देखेंगे, जो भी परिसीमन आयोग बने तो जब भी जनगणना 51 के बाद जनगणना होगी, दशकी होती है हमारे यहाँ 1881 से स्टार्ट हुआ था जो आपकी 10 की जनसंख्या वाला जो हिसाब किताब है हमारे यहाँ, तो भैया 51 में होगा तो 52 बन गया, 61 62, तो इस तरीके से जो है 52 में बना, 62 में बना, 72 में बना, 2002 में बना, इस तरीके का कमीशन। ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 4 अभी तक जो है डिलिमिटेशन कमीशन बने और 2002 में लास्ट बना। उसके बाद अभी तक जो डिलिमिटेशन है 1981 और 1991 का सेंसस, उसके बाद नहीं बना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके किसी भी डिसीजन को या जो भी ये आपका डिलिमिटेशन कमीशन कर रहा है काम, है ना, जो भी आपका परिसीमन का काम कर रहा है, तो उसके आदेशों को कभी भी न्यायालय में जो है वहां पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अब इसका प्रमुख काम क्या है, तो सीधी बात है, एक तो बैलेंस जो है आपका बनाए रखना, या ऐसा समझिए कि रिप्रेजेंटेशन जो है, जो भी वहां पर प्रतिनिधित्व है उस पर समता बनाए रखना, सभी लोगों के रिप्रेजेंटेशन को वहां पर इंश्योर करना, ताकि 1 वोट 1 वैल्यू जैसे आइडल्स को हम जो है अचीव कर सके। इसके बाद सभी लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, जैसे कि वल्नरेबल सेक्शंस है उनको भी वहां पर शामिल करना, जैसे SC हैं, ST हैं, और भी जो ट्राइब्स वगैरह हैं आपकी। इसके बाद यहाँ पर जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें भी फेयर डिवीजन होना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय या वर्ग के लोग ऐसे ना रह जाएं जिनको वहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन प्राप्त ना हो, प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, ठीक है। कंसर्न क्या है कि 84th और 87th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद जो है परिसीमन का जो अभ्यास है आपका, उसको वहां पर क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अभी जो है आप देखिए कि 2026 तक जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा सीटों के संदर्भ में बात करें 2026 तक, पहला कंसर्न। दूसरा कि जो सीट्स रिजर्व हैं SC ST पॉपुलेशन के लिए, वो अभी भी जो है अभी भी रिमेन्स फ्रोजन, है ना, अभी भी जो है वो आपका यथार्थ रूप नहीं धारण कर पाई। इसके बाद जो भी हमारे यहाँ जनसंख्या का लगातार जो है वो प्रसार देखा जा रहा है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही, तो उसके कारण जो है वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनकी भी बढ़ती आबादी को वहां पर हमने सम्मिलित नहीं किया है। उसके बाद 370 जो आर्टिकल है जिसके अंतर्गत संवैधानिक चुनौती भी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया का जो अनुसरण किया जा रहा है वो तो असंवैधानिक है भैया, इसको स्क्रैप करो। तो ये सब मुद्दे हैं, देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। मैप है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और UT का, लद्दाख का, ठीक है। तो मेंथॉल सिगरेट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कि यहाँ पर अमेरिका ने 2 कारणों से इसको जो है बैन कर दिया। पहला ये कि जो वहाँ पर युवा आयु वर्ग है उसमें लगातार जो है रेगुलरली देखा जा रहा है कि धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक निजी संगठन है, उसने एक R&D की शोध किया, बोले कि भैया जो आपके अश्वेत आबादी है एफ्रो अमेरिकन, वो मेंथॉल सिगरेट की धूम्रपान की जो लत है उनमें लगातार बढ़ती जा रही है, बन रही है। अब इसको रेसिज्म से जोड़ दिए, देख रहे हैं ना, ब्लैक पॉपुलेशन। अब ये सब चीजें जो हैं वो अलग इंपैक्ट डालती है, हर जगह की अलग समस्या है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में। मेंथॉल सिगरेट की बात करें तो इसमें जो भी आपका टोबैको होता है ना सिगरेट के अंतर्गत, तो उसके अंदर तो उसके साथ ही उसमें जैसे डिस्टिल्ड कॉर्न मिंट हो गया या मिंट को वहां पर अंदर जो है एम्बेडेड कर दिया, उसके साथ रख दिया, तो उससे मेंथॉल जैसा वो स्मेल आएगी और टेस्ट आएगा, है ना, वैसा है धुएं का जिस तरीके से। अब ये जो है आपका पॉपुलर भी है, आजकल काफी लोकप्रिय हो गया ये, क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से सामान्य और जो नियमित सिगरेट की व्यापक लत है उसमें काफी कमी आती है, ऐसा लोगों का मानना है कि ये डिले करता है एक्सटेंसिव एडिक्शन को, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत फिर स्मेल वगैरह भी नहीं आती, जो आपकी फोल स्मेल आती है स्मोकर्स के मुंह से, वो भी नहीं आती। इसके बाद ये रिड्यूस करता है इसको, जो भी विंड पाइप होता है ना, उसमें इरिटेशन को ये क्या करता है, कम करता है। नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि भैया निकोटीन के कंटेंट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो जो समस्या निकोटीन के कारण हो रही थी वो तो होगी ही, तो निकोटीन के कंजम्पशन में कोई जो है आपका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है इसका, ठीक है ना, वो वहां पर नेगेटिव ही है। दूसरी चीज ये रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए, लंग कैंसर वगैरह का भी कारण बन सकता है। जो भी आपकी यंग पीपल है, स्कूल के जो आपके यंगर जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जैसे 16 साल की एज वाले जो ग्रुप के लोग हैं, टीनेजर्स जो है वो ज्यादा एडिक्टिव है। अब इंडिया को क्या बैन करना चाहिए? तो पहली चीज, किसी भी चीज पर किसी भी जैसे मान लीजिए पंजाब में हरित क्रांति के दौरान लोगों को पेन से बचने के लिए पेन किलर के रूप में अफीम देते थे, वहां पर इसको जो है एकदम से बैन कर दिए, तो वो इंडस्ट्री क्या हो गई, अंडरग्राउंड हो गई, और वहां पर सिंथेटिक ड्रग्स का यूज बढ़ गया। आप समझिए किसी भी चीज का तुरंत जो है उसको बंद करना उसका समाधान नहीं होता है, ग्रेजुअली जो है उस चीज पर क्रमिक रूप से जो है उसका समाधान को क्या किया जाता है, वहां पर लाया जाता है। अब यहां पर देखिएगा कि लिखा गया है कि ये जो सिगरेट्स हैं वो ओपनली हमारे यहाँ मार्केट में बिकती, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो है
इंडिया में अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो बोल रहे हैं कि इससे धूम्रपान की लत से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ्ड नहीं है ऐसा। उसके बाद मेंथॉल धूम्रपान के संदर्भ में कोई जो हमारे यहाँ डेटा भी स्पेसिफिक उपलब्ध नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि निश्चित रूप से जो भी आपके लोग होंगे तो वो मेंथॉल सिगरेट अगर बंद होगी तो किसी और विकल्प की ओर जो है मूव करेंगे, है ना, तो रेगुलर स्मोकिंग की तरफ मूव करेंगे। और बैन जो है वो एक तरीके से कंसर्न भी है इससे कि ब्लैक मार्केटिंग को वहां से कैटलाइज कर सकता है ना, सेल और कंजम्पशन दोनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहली चीज तो जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर, फिर दूसरी चीज ये है कि वार्निंग साइन वगैरह तो ऑलरेडी रहता है पैकेट में। तो इसके बाद जो है यहाँ पर बताया जा सकता है कि इसमें धीरे धीरे जो है क्रमिक रूप से प्रतिबंध लगाते हुए जो है प्रारंभिक प्रतिबंध को स्टार्ट करिए, फिर क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से वहां पर प्रतिबंध को आरोपित करिए। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी का यूज कर सकते हैं, नुक्कड़ नाट्य आंदोलनों का यूज कर सकते हैं, वही अवेयरनेस से रिलेटेड है ना, ठीक है, नशे के संदर्भ में। इसके बाद जो NFHS सर्वे 5th नंबर का आया उसको देखेंगे हम लोग। तो ये रिलीज किया गया है, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है आपके स्वस्थ चिंतन शिविर के अंतर्गत उन्होंने किया गुजरात में, ठीक है ना। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है NFHS का, तो सीधी बात है कि रिलायबल और कंपेरेबल डेटा देगा हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, तभी जो है वहां पर पॉलिसीज को बनाया जाता है ना। तो सीधी बात है ये इसलिए जो है वहां पर आंकड़े प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम मेंस में भी यूज करते हैं इसके डेटा को। इसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूजफुल है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रोग्राम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए भी। अभी जो है इसमें कुछ नए डायमेंशंस को ऐड किया गया, जैसे डेथ रजिस्ट्रेशन है, प्री स्कूल एजुकेशन है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है चिल्ड्रन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टबैको यूज है, और एनसीडी को भी ऐड किया गया है, ठीक है। ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में, जो ऑलरेडी वो भी हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, तो एसडीजी गोल को जो हमको क्या करना है, अचीव करना है, तो उसकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करता है। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो संकेतक है लगभग तो 34 एसटीजी इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स है, संकेतक है। इसमें ये मत समझिएगा कि जो आपके 17 गोल है वो एक गोल के अंदर बहुत सारे जो है वो इंडिकेटर्स भी होते हैं। इसके बाद सबसे पहले NFHS 1 जो आया था 1992-93 में आया था। अब इस साल के कुछ जो की पॉइंट्स है वो देख लीजिए, डायरेक्टली पुट किया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 2.2 से 2.0 आ गया। केवल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो आपके अबव है इस लेवल से फर्टिलिटी के, रिप्लेसमेंट लेवल जो है आपका फर्टिलिटी का 2.1 का है। तो उससे ऊपर 5 स्टेट है, बिहार है, मेघालय, यूपी है, झारखंड और मणिपुर है। ओवरऑल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रिवेलेंस रेट है, गर्भ निरोधक है ना, जो आपके आयाम है उसका भी प्रसार देखा गया है, लोगों की अवेयरनेस इसका मतलब बढ़ा है ना, तो 54 से 67% हो गया। मॉडर्न मेथड्स जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वो भी बढ़ी है आपकी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है वो भी इंक्रीज हुआ, 79 से लेके 89 हो गया है, ठीक है। रूरल एरिया में, ठीक है, संस्थागत जन्म जो है 79 से बढ़ के 89 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% है ये इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती है, और अर्बन एरियाज में लगभग 94% है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो संस्थागत जो आपकी डिलीवरी हो गई है उसमें अधिकतम देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है ग्रोथ देखी गई 27% पॉइंट्स का। इसके बाद NFHS 5 में यह भी बताया गया कि 3/4 लगभग 77% जो चिल्ड्रन जो एज ग्रुप यहाँ पे लिया इन्होंने 12 से 23 लिया है, 1 to 12 से 23, तो वो जो है आपके फुल्ली इम्यूनाइज्ड है। इसके बाद स्टंटिंग की बात करें, बिलो 5 इयर्स के बच्चों में देखा जाता है तो इसमें थोड़ी सी कमी आई, बिल्कुल मार्जिनली, तो 38 से 36% हो गया। स्टंटिंग जो है जो हायर देखी गई है ना, ज्यादा देखी गई, स्टंटिंग में बढ़ोतरी देखी गई, जो भी चिल्ड्रन आपके रूरल एरियाज है वहां पर 37% है और अर्बन एरियाज में 30% है। 19 से 21 के बीच के सैंपलिंग की बात कर रहे हैं। अब NFHS 4 और 5 की बात करें तो इसमें जो क्लीन एनर्जी का यूज है, कुकिंग फ्यूल जो है आपका क्लीन कुकिंग फ्यूल है, तो उसमें भी जो है सुधार देखा गया 44% से 59%। इसके बाद जो सैनिटेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज है उसमें भी वृद्धि देखी गई है 49% से 70%, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो सीधी बात है कि जैसे हाउस होल्ड्स जो है अगर सैनिटेशन की जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसको अप टू द मार्क या जो आपके स्टैंडर्ड से मानक उसी के हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा प्रोग्राम है उसको भी मूर्त रूप से जो है वो वहां पर स्थापित कर रहे हैं, है ना। एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है। इसके बाद गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक है, तो नीट का जो आपका विधेयक था तो वहां पर भेजा गया कि भैया राज्यपाल
के द्वारा भेजा गया राज्यपाल के पास कि भैया इस पे साइन वाइन करो, तो उसको रख लिया उन्होंने। अभी तक जो है उसमें किसी तरीके का फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो बोला जा रहा है कि राज्यपाल के पास तो कोई वीटो पावर है नहीं, वो तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत रख सकता है विचारार्थ बिल को, है ना, कि भैया राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उसमें स्पेसिफिक मुद्दे हैं। तो यहाँ पर फिर से विवाद देखा जा रहा है सरकार और राज्यपाल के बीच में। तो देखेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नर हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। तो पार्ट 6 के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गवर्नर की बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गवर्नर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, किसके, हेड ऑफ स्टेट बोले जाते हैं, लेकिन ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। जब भी हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं तो उसी के पैरेलल हम गवर्नर पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। एजेंट वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रखा है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये गवर्नर जो है, पहले ये बोला जाता था प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा, लेकिन जब 7th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा 1956 का, जहां पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आता है, फजल अली आयोग वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो यहां पर 1956 से ये व्यवस्था की गई कि कोई एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के भी गवर्नर के रूप में वहां पर पद को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसको अपॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करता है। यही इसके क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है ना। अब जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है स्टेट का, ये कोई ऑफिस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये याद रखिएगा, की पॉइंट है, ये आपका कीवर्ड है। इसके बाद इनका नॉर्मल अगर देखेंगे ऑफिस का टर्म तो 5 इयर्स होता है, लेकिन कभी भी जिस दिन से वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जिस डेट से, लेकिन कभी भी जो है उनको, उनका जो टेन्योर है ना वो सिक्योर नहीं। यही बोलते हैं कि जैसी सरकारें बदलती तो भैया आप सबसे पहले राज्यपाल बदलना स्टार्ट कर देते हो। तो सीधी बात है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को इतना एम्पावर किया गया है हमारे महामहिम जी को कि वो किसी भी टाइम जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, और वो रिमूव करेंगे तो उनका अपना नहीं है कोई निर्णय, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछ के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पपेट रेजिम जैसी चीजें आ जाती, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और जो एज की बात की गई है तो यहाँ पर 35 वर्ष की जो आयु वो पूर्ण की जानी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जिनको राज्यपाल बनना है। इसके बाद जो गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है तो उनको उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है ना। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है कोई भी बिल पास करके उनके पास भेजते हैं, है ना, तो वो या तो वो उस पर अपनी सहमति दे दे या ना दे, 2 कंडीशन ये हो गई। तीसरी चीज ये कि अगर ना दे सहमति तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और चौथा ये ऑप्शन है इनके पास कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले, ठीक है। अब राष्ट्रपति के लिए जब वो विचारार्थ रख लेंगे तो फिर वो राज्यपाल का कोई वहां पर संदर्भ नहीं होगा, राष्ट्रपति वहां पर निर्णय लेंगे। आर्टिकल 200 आप लोग देख जाइएगा एक बार, ठीक है। अब इसके बाद सहमति दे दिया तो बहुत बढ़िया बात, सहमति नहीं दिया तो क्या है, अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कोई विधेयक, और उसमें भी शर्त है कि अगर मनी बिल नहीं होगा तो अगर उस विधेयक को लौटाया गया है वापस से सदन के पास और सदन ने उसमें फिर से साइन वाइन करके पारित करके भेज दिया, कोई संशोधन किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, अगर वापस से राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राज्यपाल बाउंडेड किया गया, उनको बाइंडिंग है उनके ऊपर कि उस विधेयक पर उनको अपनी सहमति देनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुद्दा यह था कि नीट का जो बिल है वो रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने भेजा, अब बिल को फिर से पास करके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भेजा, तो अब तो भैया गवर्नर को उसमें साइन करना कंपलसरी, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, पहली चीज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है इसका। इसके बाद यहाँ पर जो वीटो की बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंशन वीटो है ना। सस्पेंशन वीटो उसके लिए नहीं है कि मनी बिल के लिए। अब यहाँ पर जो है पॉकेट वीटो की कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था डाकघर संशोधन अधिनियम में। तो भैया इनो पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ किसी बिल को कितने टाइम तक रखा जाएगा वो संदर्भ है नहीं, तो हमने अपने जेब में रख लिया, मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति जी ने, तो भैया कोई डेट तो मेंशन है नहीं, तो वो डिले होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो पॉकेट वीटो का एक चीज आता है वो जो है इसमें आता है कि बिल अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ उन्होंने रख लिया तो कितने समय तक विचारार्थ है, तो उसकी जो है वहां पर चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी आर्टिकल 200 के अंदर स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं रखी है कि गवर्नर के असेंट के लिए कितना टाइम है, तो भैया जब तक उनका ऑफिस है तब तक तो होल्ड कर ही सकते हैं। अब इसके बाद ये भी देखेंगे आपकी जो मॉरल ड्यूटी है उसमें भी कमी देखी गई है गवर्नर की, है ना। स्टेट्स में अगर मान लीजिए स्टेट और सेंटर में दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी है, तो वहां पर जो है मॉरल ड्यूटी में भी जो है डिक्लिनेशन देखा गया है। पॉलिटिकल टसल यहाँ पर मेन इशू है ही, ठीक है ना, जहां जहां पर अपोजिशन है। अब इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि एक मुद्दा आप देखिए कि एक जगह सरकार हो गई जो आपकी आम जनता के द्वारा चुना गया है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित सरकार है। दूसरी जगह जो है एक जो है राज्यपाल को बनाया गया है वो तो आपका सभी के द्वारा, तो उसका चुनाव नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट जी की बात करें तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो कुल मिला के जहां पर निर्वाचित शक्ति है, जिसके पास निर्वाचित सरकार है, जिसके पास जनता के द्वारा उसको ये बोला गया है कि
अब यह आप देखिए, लोकतंत्र में चुनाव क्यों होता है, हम चुन के लोगों को इसलिए भेजते हैं कि हमारे बिहाफ में वो वहां पर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है ना। तो भैया जो चुन के सरकार भेजे उसको तो ज्यादा जो है वहां पर क्या दिया जाना चाहिए, अधिकार प्राधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पर जो अस्थायी कार्यपालिका गवर्नर है उसकी तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है ना, निर्वाचित प्रतिनिधित्व के कंपैरिजन में बात करें। इंडिया डेनमार्क रिलेशन की बात करें तो ग्रीन जो भी एनर्जी का संदर्भ है उस पर आप देखते हैं लगातार चर्चा में रहता है भारत और डेनमार्क का जो हमारा बाइलेटरल रिलेशन है। तो जैसे आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, है ना, वाटर जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है वो हो गया आपका। तो इसके संदर्भ में अभी हमने सामरिक साझेदारी जो है भारत डेनमार्क के बीच में, तो उसको और स्ट्रेंथन करने की बात हुई है, ठीक है। अब ये रिलेशन की बात करें तो ऐतिहासिक देख लेते हैं संदर्भ क्या है इसका। तो सबसे पहले यह है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, नेहरू जी ने वहां पर विजिट किया डेनमार्क में, है ना, 1957 में। वहीं से जो है हमारे बायलैटरल जो फ्रेंडली रिलेशन है उसका फाउंडेशन जो है देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इशू आया था नॉन एक्सट्रेडिशन का, जो नाइल्स हॉल्क जो आपके निल्सन थे, एक डेनिश नेशनल थे, तो जो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग केस था 1995 में, तो प्रत्यर्पण के संदर्भ में एक मुद्दा उभरा, उसके कारण हमारे बायलैटरल रिलेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। उसके बाद 2008 में फिर से जो है हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है वो सशक्त होते हैं, प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं होती हैं, 2010 में लगभग 2 बार हुई, उससे जो है बायलैटरल रिलेशन में फिर से सुधार हुआ। 2021 में जो डेनमार्क के पीएम है वो भारत की मतलब यात्रा करते हैं, है ना, और भारत और डेनमार्क ने वहीं पर जो है सतत विकास समाधान का वितरण किस तरीके से किया जाए, उसके संदर्भ में किस तरीके से हरित रणनीतिक साझेदारी को मूर्त रूप दिया जाए, तो उसकी यहाँ पर शुरुआत होती है। की पॉइंट्स देखें यहाँ पर तो कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो है डेनमार्क की यात्रा की है, तो वहां पर जो है इस तरीके के समझौता पर क्या किया गया, वहां पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद आप देखेंगे तो डेनमार्क की ऐसी कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस है वो बहुत सशक्त है, बहुत उच्चतम स्तर पर है। उसके साथ ही वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी का डोमेन हो गया, है ना, सर्कुलर इकोनॉमी का, और जो ग्रीन एनर्जी का, तो इसमें जो है डेनमार्क की मास्टरी है। तो वो सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक को जो है सर्वोत्तम प्रथाओं को फॉलो करता है, तो हम जो है उससे ये सीख ले सकते हैं। इस तरीके से हम जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, उन प्रथाओं को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम भी हमारे देश में लागू कर सकते हैं। इसके बाद भारत की बात करें तो डिमांड ड्रिवन कंट्री है, जहां पर बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो रिच कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज की हमको आवश्यकता है, तो उस तरीके के एक देश के रूप में जो है डेनमार्क को देखा जा सकता है। इसके बाद जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो भी मिल जाएगी डेनमार्क को, है ना। उसके साथ ही जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें अभी भी फोकस पॉइंट क्या है, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है अभी भी फोकस में है। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें मास्टरी है, और भारत में जो है बहुत सारी इस तरीके की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी है, पूरे वर्ल्ड को भी है। इसके बाद कॉपरेशन के एरिया की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, एक्सपेंशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, स्पेशली विंड पावर का, पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, और सर्कुलर इकोनॉमी का, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी अच्छे बेटर क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी फेमस है डेनमार्क आपका। भारत में जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, तो ये जो एग्रीमेंट होगा एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी से रिलेटेड, या वहां पर वंश या नस्ल में जो सुधार वगैरह होता है उसमें संदर्भित जो भी मास्टरी है टेक्नोलॉजी की, किस तरीके से डेयरी सेक्टर में भी हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, है ना, तो उस पर भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का फील्ड है उस पर भी जो कोलैबोरेशन है उसको कंटिन्यूएशन में बनाए रखा जाएगा। इसके बाद यहां पर जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन है जो आपका, है ना, तो उसमें मिशन पार्टनर के रूप में जो है भारत ने मिशन पार्टनर के रूप में डेनमार्क के निमंत्रण को जो है स्वीकार भी कर लिया, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल वो देखेंगे सागरमाला, सभी लोगों को पता है कि ये जो है आपका किस तरीके का था, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके की योजना को लाया गया, ठीक है। तो अभी ये बोला गया कि जो इसकी अपेक्स कमेटी है उसकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है ना। तो जो आपके केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, तो वो इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सागरमाला अपेक्स कमेटी है वो है क्या, तो इसमें जो भी आपकी ये जो अपेक्स बॉडी है ये प्रोवाइड करेगी पॉलिसी डायरेक्शंस, गाइडेंस वगैरह कि किस तरीके से पोर्ट लैब डेवलपमेंट करिए आप लोग सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत, है ना, और जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसका रिव्यू भी कर सकेगी। इसको बनाया गया था 13 मई 2015 में, और किसके द्वारा, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसको चेयर कौन करते हैं, तो जो भी मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के, वो। यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है कोस्टल कम्युनिटीज की, जिसमें न्यू इनिशिएटिव है आपका जो अगर आपका
सागर तट समृद्धि योजना, उसके साथ ही जो है वहां पर कम्युनिटी जो है वहां पर रहने वाली उसके भी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो जो भी तटीय समुदाय हैं, जो तटीय आपका क्षेत्र है, उसके समग्र विकास पर भी चर्चा की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा क्या होगा, तो कंट्री में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, उसको प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसके बाद जो हमारी भारत की जो कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर है। अगर वाटरवेज की बात करें तो 14,500 किलोमीटर है। तो बहुत बड़ा हमारे यहाँ क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, ठीक है ना। तो ग्लोबल मैरीटाइम जो ट्रेड पाथवे है, तो उसके अंतर्गत इस चैनल को, जो वाटरवेज है उसको मोबिलाइज कर पाएंगे हम लोग, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी हम मोबिलाइज कर पाएंगे। इसका एम जो है, तो पोर्ट लेड जो आपका डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करना है, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। यहां पर जो विजन है उसका ये भी विजन है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है कम करना है, डोमेस्टिक और एक्सिम कार्गो दोनों के संदर्भ में, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑप्टिमम बनाना है वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट से अंतर्गत जो कैटेगराइज किया गया है 5 पिलर्स में इसको, तो सबसे पहला पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात है, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात है। प्रोजेक्ट जो है आपका सागरमाला के अंतर्गत जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो इसके अंतर्गत कई सारे रेलेवेंट मेजर पोर्ट्स हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट और भी एजेंसीज के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। नॉर्मल सा पॉइंट है। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स की बात करें तो जो भी आपका फार्मर्स जो डिस्ट्रेस में है उससे रिलेटेड आपका इंडेक्स है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपका ये पॉइंट है। तो जो भी जरूरतमंद है, संकटग्रस्त किसान, उनको ट्रैक करना, उनकी पहचान करना कि भैया वो किसी संकट से अगर जूझ रहे हैं तो उनके संकट का समाधान कैसे करें, किन किन आयामों पर कर रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो आमतौर पर जो किसानों को फसलों का नुकसान होता है उसके मापन के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि जो भी किसान है उनकी फसल अगर नष्ट हो गई, वो स्ट्रेस में है, तो जो भी वित्तीय संस्थान और सरकार है तो वो किस तरीके से वहां पर उपयुक्त सहायता पैकेज उनके लिए तय करे, तो उसके लिए ये आपका एक आधार को तैयार करेगा। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जो तनाव का स्तर जो है अलग अलग किसानों के संदर्भ में, देश के में जोग्राफिकल लेवल पे भी, जैसे आप देखेंगे तो राजस्थान के किसानों की समस्या अलग है, नॉर्थ ईस्ट के किसानों की समस्या अलग है, साउथ के किसानों की समस्या अलग है। तो हम ज्योग्राफिकल बेस पे भी देख सकेंगे उसको। ये सूचकांक जो भी हमारे विभाग हैं, वित्तीय क्षेत्र है, बीमा कंपनियां हैं, तो जो भी ये संस्थान है जो संकटग्रस्त या स्ट्रेस्ड जो भी हमारे फार्मर्स उनको सहायता करते हैं, तो उनकी किसानों की वास्तविक जरूरत को समझने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें जलवायु परिस्थितियां, मौसम की स्थिति, कमोडिटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान ऋण बोझ और जो बाजार की कैसी कंडीशंस है ना, तो ये सब जो है इनसे रिलेटेड जो आंकड़े होंगे शामिल होंगे। इसमें जो है एक्सेसिव रेनफॉल, मानसून रेन्स, है ना, फ्लक्चुएशंस किस तरीके से होता है रेनफॉल में, सॉइल मॉइस्चर की बात करेंगे, टेम्परेचर की, ड्राई स्पेल्स, ड्रॉट, इरिगेशन एरिया, यील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट हो गया, डेप्थ ऑफ सब सरफेस वाटर हो गया, तो इन सबको जो है इसमें मेजर किया जाएगा। ये इवेल्युएट करेगा मार्केटिंग अल्टरनेटिव एक्सेसिबल, देखिए समझिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायता जैसे हो गई, एमएसपी वगैरह हो गया, उसको भी ये देखेगा। जैसे कि किसानों के लिए जो भी आपके उपलब्ध मार्केटिंग के लिए जो भी आपके वहां पर ऑप्शंस हैं, विकल्प है, उनका भी मूल्यांकन करेगा। क्योंकि फसल उग गई, प्रोडक्टिविटी ठीक है, लेकिन अगर फसल उगाने के बाद उसकी उपयुक्त आय अगर प्राप्त नहीं हुई उसको, है ना, विक्रय मूल्य जो है, जो उसको उपयुक्त आय प्राप्त नहीं हुई किसान को, तो समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें जो मौजूदा कर्ज के बोझ हैं, फसल बीमा कवरेज है, वो भी इसमें उससे भी संदर्भित वहां पर आंकड़े होंगे। नाबार्ड और भारत कृषक समाज जो है उसके संयुक्त अध्ययन की यहाँ पर मुख्य विशेषताएं बताई जा रही है। तो 60% से ज्यादा पंजाब में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो हाई और वेरी हाई डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, उनको किसी तरीके का लोन वेवर नहीं मिला। उसके बाद एक्सक्लूजन रेट की बात करें तो जो मीडियम यहाँ पर 60% बताया जा रहा है, जो मीडियम डिस्ट्रेस कैटेगरी है, स्मॉल और मार्जिनल जो आपके फार्मर्स है, यहाँ पर 42% लगभग जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो डिस्ट्रेस कैटेगरी में है ना। और कैसी डिस्ट्रेस कैटेगरी में, वेरी हाई, उनको किसी भी तरीके का जो है वेवर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 47 है वेरी हाई डिस्ट्रेस में, 45% हाई डिस्ट्रेस कैटेगरी में है, ठीक है ना, उनको किसी तरीके का जो है लोन वेवर बेनिफिट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जो है उनको एक साथ मिला दिया जाए तो पूरे देश के लगभग 40% जो वेरी हाई डिस्ट्रेस फार्मर्स हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिनको किसी भी तरीके का फार्म लोन वेवर बेनिफिट नहीं मिला है। अब बेनिफिट क्या होगा इस इंडेक्स का, तो सीधी बात है किसानों की स्थिति सुधारने में जो है वो क्या होगा, ये लाभप्रद होगा। जो भी के लैंडर्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट है, तो वो जो है उनको एक आधार देगी कि भैया किस आयाम पर जो है आप जो है यहाँ पर सहायता करें,
है ना, किस तरीके से क्रॉप लोन जो है मॉडिफिकेशन किया जाए, अनकंडीशनल ग्रांट कैसे किया जाए, एंटायर डेब्ट कैंसिलेशन कैसा किया जाए, तो वो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसके बाद इंडिविजुअल जो फार्मर्स हैं वो उनको भी हेल्प होगी, है ना, इसमें जो आपके संकेतक है उसके द्वारा, तो उनके स्ट्रेस को नापा जा सकेगा, है ना, क्योंकि इसमें कई सारे आयाम है, सिंचाई की स्थिति कैसी है, भूमि की स्थिति कैसी है, जिले में कृषि की उपज कैसी है, मंडी समिति के अंतर्गत बाजार में औसत मूल्य क्या है, जिले का औसत उत्पादकता क्या है, तो सारी चीजों को यहाँ पर उपभोग किया जाएगा, तो उससे किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प होगी कि भैया इन इंडिकेटर्स के हिसाब से ये समस्या है तो इसको ऐसे जो है एड्रेस किया जाए। उसके बाद ये भी है कि जो आपकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं, जो विभिन्न शमन रणनीतियां, उसको तैयार करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि संकट को शीघ्र पता लगाया जा सकेगा। पूरी तरीके से फसल के नुकसान पर जो आपका ध्यान संकेंद्रण किया जाएगा, तो यहाँ पर ऋण माफी वाला भी फंडा खत्म होगा, जिसको जितनी प्रॉब्लम हो उसको उस तरीके से हेल्प की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, ए टैक्स जो है, तो इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है आपका आर्टिलरी गन जो है आपकी, है ना, इंडिजीनियस एडवांस्ड टोड आपके आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको जो बोला जा रहा है, ये जॉइंटली डेवलप्ड है डीआरडीओ और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम इस तरीके की जो है आर्टिलरी गन जो है डेवलप किया जा रहा है ना। तो ये जो है आपका अभी इसका वैलिडेशन बाकी है। अब ये जो है आपका 155 mm का है, 52 कैलिब्रे हैवी आर्टिलरी गन है। इसको यूटिलाइज किया जाएगा हिली एरियाज में, जो एसोसिएटेड है आपका एलओसी वाले एरिया में, पाकिस्तान वाला एलओसी जो है हमारा जो एरिया है। इसके बाद इसकी रेंज 45 किलोमीटर होगी। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है आर्मा जो आपका मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, पुणे बेस्ड लेबोरेटरी जो डीओ की है, पार्टनरशिप जो है इसमें भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप की भी है। पर्पस क्या है इसका, तो सीधी बात है, रिप्लेस करना ओल्डर गन्स को जो अभी भी सर्विस में इंडियन आर्मी में काफी पुरानी हो गई है आपकी। अगस्त 2018 में जो डिफेंस एक्विजिशन जो आपकी काउंसिल थी, उसने अकॉर्ड जो ये आपका अकॉर्ड है समझौता, उसको अप्रूवल भी दिया था, जिसके अंतर्गत जो है आपका 150 जो ऐसी गन्स हैं उनके परचेज की बात की गई थी, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 3365 करोड़ थी। तो ये याद नहीं करना है कि कितनी कॉस्ट थी। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अभी आर्मी को 1580 आर्टिलरी गन्स की, जो इंप्रूव करेगी हमारी कॉम्बैट एबिलिटी को, है ना, हमारी जो स्थिति है उसको और सुदृढ़ करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो फार्मोसा बॉन्ड है वो ताइवान में इशू किया है एसबीआई ने। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मोसा बॉन्ड जो है ताइवान में विदेशी कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तीसरा ये कि ये बॉन्ड जो डिनोमिनेटेड होते हैं, है ना, तो करेंसी में होती है किसके, कंट्रीज के जो आपके न्यू ताइवान डॉलर में होते हैं। मतलब ये बॉन्ड न्यू ताइवान डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा के मूल्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मसाला बॉन्ड की बात करें तो विदेशी बाजार में भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी रुपया मूल्यवान बॉन्ड है। तो समझिएगा कि रुपए डॉलर इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जैसे मसाला बॉन्ड मतलब मसाला चेंज हो गया, इंग्रेडिएंट वही है, मसाला डाला तो टेस्ट चेंज हो गया। तो बॉन्ड है मनी का, लेकिन वो मसाला बॉन्ड कर दिया हमने, तो वो हो क्या गया, वो हो गया ऐसा कि वो मसाला बॉन्ड जो है वो भारत का हो गया। ठीक है, तो भारत मतलब रूपी डिनोमिनेटेड होगा वो आपका। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपका। और इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि महाराजा बॉन्ड जो है भारत के घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रुपया मूल्यवान बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है। पांचों के पांचों स्टेटमेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गलत पूछा था। तो सारे के सारे सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शंस जो है स्टेटमेंट उनको पिक करना है। तो पहला ये कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है उसमें भारत के सेवा निर्यात ने 254.4 जो अरब डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं सर्विस एक्सपोर्ट पे, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो 526.6 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना, और 497.9 बिलियन डॉलर्स था ये आपका 2019-20 और 20-21 का डेटा ये यहां पर बता रहे हैं। तो देख जाइएगा इसको, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपका। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि वित्तीय वर्ष जो 2021-22 में भारत का जो आपका क्या है व्यापारिक निर्यात वो 421.8 अरब डॉलर रहा है, बिलियन डॉलर रहा है। तो चारों स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रक्षा अधिग्रहण परिषद के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहली बात ये कि इसको क्रिएट किया गया 2001 में, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, जो आपका जो भी रक्षा से रिलेटेड उपकरण खरीद करना है हमको, तो उसमें निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि इसको चेयर कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है उसके जो मिनिस्टर होते हैं
जो वो इसको चेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है तीनों स्टेटमेंट। और इसमें क्या बताना था हमको, सही बताना था, इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का कि मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है गलत कौन सा। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये प्रोग्राम है ना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो ब्यूरोक्रेसी में के लिए लाया गया था, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है इन द ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये कवर करेगा अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज को, है ना, कब से कब के बीच में, तो 2020 से 25 के बीच में। तो तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।